हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं हिस्ट्री यानी कि इतिहास का क्लास नंबर 5। इसमें हम आज आपके साथ हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये जो सिलेबस है हिस्ट्री का, ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए यानी कि ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए रहने वाला है। तो आइए, जो क्लास नंबर 4 में हमने आपसे डिस्कस किया था, पहले उसके लिए हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जिससे आपका क्लास 4 पूरी तरीके से रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ पॉटरी, यानी कि मृद भांड के जनक किसको कहा जाता है। तो हमने बोला था जो अध्ययन होता है पुरातात्विक अध्ययन, इसकी वर्णमाला, आगे भी हम इनके क्वेश्चन करेंगे, वर्णमाला किसको कहा गया था, मृद भांड को कहा गया था। जो मिट्टी के बर्तन होते हैं उनको मृद भांड कहा जाता है। तो इसके जो फादर ऑफ मृद भांड यानी कि जनक किसको कहा गया है, ये कहा गया था फिलिंडर को। हमने डिस्कस किया था फिलिंडर को वर्ल्ड में यानी कि दुनिया में मृद भांड के जनक फिलिंडर को बोला जाता है। और वहीं इंडिया की बात करें, भारत की बात करें, तो ये कहा जाता है बीबी लाल को। बीबी लाल को इसके जनक कहा जाता है इंडिया में, और वर्ल्ड की बात करें दुनिया में, तो ये फिलिंडर को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है द अल्फ़ाबेट ऑफ आर्कोलॉजिकल स्टडीज इज कॉल्ड, यानी कि पुरातात्विक अध्ययन की वर्णमाला किसे कहा जाता है। तो मृद भांड जो है इनको ही कहा जाता है। इनके जो आंसर हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भी बता सकते हैं। तो कमेंट के ज़रिए आप कोई भी प्रॉब्लम हो हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अभी जो हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं उससे रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो आपको। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच मेथड इज़ यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ पॉटरी, यानी कि मृद भांड की आयु निकालने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है। तो हमने बोला था जो यूरेनियम है उसके ज़रिए हम किसका, मिट्टी या फिर चट्टानों की उम्र या आयु निकालने के लिए यूज़ किया जाता है, यूरेनियम का। फिर हमने बात की थी साथ में कार्बन 14 यानी कि कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है किसमें, जीवाश्म यानी कि जीवित लोगों की, यानी कि जो मनुष्य हो गए, पेड़ पौधे हो गए, इनकी आयु निकालने के लिए किसका, कार्बन 14 का यूज़ किया जाता है। वहीं मृद भांड, देखिए मिट्टी अलग चीज़ हो गई, और जो मृद भांड है इनके जो बर्तन हैं, मिट्टी से बने हुए बर्तन हैं, उनको मृद भांड बोला था। तो उसकी एज निकालने के लिए किस विधि का यूज़ किया जाता है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कईयों बार पूछा गया है। तो ये विधि है थर्मोल्यूमिसेंस। कौन सी है, थर्मोल्यूमिसेंस विधि से इसका आयु निकाला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पॉटरी इज यूज्ड फ्रॉम कॉपर स्टोन पीरियड टू महाजनपद पीरियड, यानी कि ताम्र पाषाण काल से महाजनपद काल तक कौन सा मृद भांड यूज हुआ है, उपयोग हुआ है। हमने बात किया था जो कॉमन है, कॉमन इनमें क्या है, तो कॉमन जो यूज हुआ है वो उसका नाम है ब्लैक रेड बेयर भी बोला जाता है इसको। जो मृद भांड है इनको बेयर भी बोला जाता है, ब्लैक रेड बेयर, यानी कि काले लाल मृद भांड। उसी को हमने क्या किया था, काले से हो गया कृष्ण, और रेड से हो गया, किसका होता है रेड कलर, लोहे का, तो कृष्ण लोहित मृद भांड भी इनको हमने नाम दिया था, जो कि कॉमन थे इन तीनों काल में। कौन कौन से, हड़प्पा, वैदिक और महाजनपद काल में ये इस टाइप के जो मृद भांड हुआ करते थे वो कॉमन थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन इज फाउंड बिटवीन विच टू रिवर्स। तो हमने आपको मैप के जरिए भी बताया था कि जो मेसोपोटामिया है उसकी सभ्यता किन दो नदियों के किनारे बसी थी। तो एक नदी कौन सी थी, यूफ्रेटस, और दूसरी नदी इसी के लगभग पैरेलल चल रही थी, वो कौन सी थी, टिग्रिस। तो इन दो नदियों के किनारे मेसोपोटामिया की सभ्यता पली बड़ी थी। और हमने बोला था जो मेसोपोटामिया की ज़मीन है वो अभी के हिसाब से किसकी उदाहरण है, तो गंगा और यमुना दो नदियाँ इम्पोर्टेंट हैं अभी के हिसाब से देखा जाए। तो जो भारतवर्ष में गंगा और यमुना दो नदियाँ बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और इसी तरीके से ये जो मेसोपोटामिया की सभ्यता था यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियों के किनारे बसा हुआ था। इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया गया था, सुमेरियन, बेबीलोन, अशीरिया और कैट्रिया, ये 4 पार्ट थे। जिसमें कि जो सुमेरियन है इसी के लोग सिंधु घाटी सभ्यता की तरफ बढ़े थे। इसको हमने क्या बोला था, मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी ग्रामीण सभ्यता थी। ग्रामीण है यानी कि सड़कें प्रॉपर नहीं बनी थी,
नगर नहीं थे, ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर नहीं था, दुनिया की सबसे पहली सभ्यता थी। मुख्य आधार क्या था? मुख्य आधार था कृषि। ठीक है, इतने पॉइंट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन से आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट है। 6th की तरफ बढ़ते हैं। विच सिविलाइजेशन हैज़ बीन कंसिडर्ड द फादर ऑफ केमिकल्स, यानी कि रसायन का जनक किस सभ्यता को माना गया है? तो हमने बोला था कौन सी सभ्यता है? देखिए, हमने बात की थी किस किस सभ्यता की और की थी मेसोपोटामिया के अलावा? मिस्री सभ्यता, रोमन, पर्शियन, चीन की सभ्यता, ये सब सभ्यता के बारे में थोड़ा थोड़ा हमने जाना था। उसमें मिस्र की सभ्यता किसके लिए फेमस थी? एक तो पिरामिड और ममी, ये इसके लिए फेमस थी, और साथ ही में किस नदी के किनारे बसी हुई थी? ये नील नदी के किनारे बसी हुई थी। इसमें हमने यूज़ किया था वर्ड केमिकल्स के लिए, यानी कि रसायन के लिए यूज़ किया जाता है। एक केमिकल का लेप लगा देते थे जो मिस्र के लोग रहते थे। कोई भी यहाँ पर मरता था तो उसको दफनाने से पहले, मम्मी बनाने से पहले, पिरामिड का निर्माण करने से पहले केमिकल का लेप लगा देते थे, जिससे क्या होता था? बॉडी पर वो गलता नहीं था, बॉडी गलता नहीं था। तो इस कारण ये जो केमिकल बनाते होंगे, उसी लिए इसको रसायन का जनक कहा जाता है, मिस्र की सभ्यता को। यानी तो आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र की सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज कंसिडर्ड द मोस्ट डेवलप्ड सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता किसको माना गया था? तो हमने बोला था रोमन सभ्यता। रोमन सभ्यता यानी कि जो इटली के आसपास पल बढ़ रहे थे, जिसको हमने रोम की सभ्यता कहा, उसी को जो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा विकसित सभ्यता थी, उसके बारे में क्या क्या और बात की थी? नगरीय नियोजन के लिए फेमस था कौन? रोमन सभ्यता। आज भी उसी तरीक़े का डेवलप्ड शहर है रोम, है ना, क्योंकि पहले ही डेवलप हो चुका था। अब विकास करने के लिए उनको और भी चीज़ें मिल गई थी, तो उनके लिए इसीलिए पहले से ही डेवलप था, विकसित था। उसके लिए 2 किंग फेमस थे, उनके बारे में बात की थी। अगस्तक्स, जिसके नाम पर अगस्त महीने का नाम पड़ा था, साथ में जूलियस सीजर, जिनका ड्रामा बुक की कहानी किसने लिखी थी? विलियम शेक्सपियर ने। हमने बात की थी भारत का शेक्सपियर किसको कहा जाता है? कालिदास को, ये भी बात की थी। चाइनीज सिविलाइजेशन हैज सेटल्ड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर, यानी कि चीन की सभ्यता किस नदी के किनारे बसी थी? तो इसको कहा गया होंग हो रिवर। होंग हो रिवर या फिर पीली नदी की सभ्यता, इसके किनारे चीन की सभ्यता वसी हुई थी। ठीक है, इतना कुछ हम डिस्कस कर चुके थे। इससे ज़रिए आप इनको रिवीजन कर सकते हैं क्वेश्चन के ज़रिए। नेक्स्ट अब चलते हैं हम कहाँ पर? हिस्टोरिक पीरियड की तरफ, ऐतिहासिक काल की तरफ हम बढ़ते हैं। अब अभी तक हमने हिस्ट्री को किन 3 पार्ट में डिवाइड किया था? अभी बात कर चुके हैं हम प्री हिस्ट्री यानी कि प्राग ऐतिहासिक, फिर हम प्रोटो हिस्ट्री यानी कि आदि ऐतिहासिक, और थर्ड पार्ट हमने बोला था हिस्टोरिक पीरियड यानी कि ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल, ये 3 पार्ट में हमने हिस्ट्री को डिवाइड किया था। प्री हिस्ट्री, इसमें हमने बोला था जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे था, यानी कि पुरातात्विक जो थे स्रोत, उसके हिसाब से हमने इनको डिवाइड किया था। जो लिखित साक्ष्य इसमें तो मिले नहीं थे, इसमें मिले थे पर उनको पढ़ा नहीं गया था, और जो ऐतिहासिक है इसमें मिले भी हैं और पढ़ा भी गया है, इस हिसाब से इनको बांटा गया था। जो लिखित साक्ष्य हैं इसमें तो मिले नहीं थे, इसमें मिले थे पर पढ़ा नहीं गया था इनको, पर जो ऐतिहासिक काल है इसमें मिले भी थे और इनको पढ़ा भी गया था। एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर था, इसको हम सर्च कर चुके हैं। तो इन दोनों चीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं, प्री और प्रोटो को। ठीक है, जिसमें कि हमने इसमें एग्जाम्पल के लिए आपके साथ क्या जोड़ा था, जिनमें कि लिखित तो था पर पढ़ा नहीं गया था, तो उसको हमने सिंधु घाटी सभ्यता नाम दिया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और उसके बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस हो चुका है, जो क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं उनको हम लगभग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं ऐतिहासिक काल की तरफ। तो ऐतिहासिक काल को हमने 3 पार्ट में बांटा है। 3 पार्ट कौन कौन से हैं? वो हैं एंशिएंट इंडिया यानी कि प्राचीन भारत, फिर है मेडिवल इंडिया, जिसको कि हमने क्या बोला है? मध्यकालीन भारत, और थर्ड पार्ट है मॉडर्न इंडिया यानी कि आधुनिक भारत। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत, और तीसरा कौन सा है? मध्यकालीन के बाद आधुनिक भारत। ये 3 पार्ट हैं ऐतिहासिक काल के,
यानी कि हिस्टोरिक पीरियड के। अब जो ऐतिहासिक काल है उसको हमने किस तरीके से सर्च किया होगा, तो 3 पार्ट में इनको बांटा गया है। एक तो पुरातात्विक स्रोत हैं, एक तो है पुरातात्विक स्रोत यानी कि जो आर्कियोलॉजिकल जो साइट मिली हैं, पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक साक्ष्य जो मिले हैं उनके हिसाब से बांटा गया है। सेकंड है जो विदेशी यात्री आए होंगे, विदेशी यात्री आए हैं और उन्होंने कुछ विवरण दिया है, यानी कि विदेशी यात्री का जो भी विवरण है उस पर जो भी बुक लिखी गई हैं उनको पढ़कर पता चला होगा। और थर्ड चीज़ है कौन सी, साहित्य जो हमारे देश में होगा, जो साहित्य है, लिटरेचर है, जो क्या होगा, खुद के देश में होगा, यानी कि इंडिया में होगा, खुद के देश का साहित्य जो कि हमने लिटरेचर नाम दिया। अब जो साहित्य भी होगा तो वो 2 तरीके से डिवाइड होगा, एक तो धार्मिक फॉर्म में होगा, है ना, एक तो धार्मिक में होगा और एक क्या होगा, गैर धार्मिक होगा। इन चीज़ों को इस तरीके से डिवाइड किया है। ठीक है, पुरातात्विक स्रोत। अब पुरातात्विक स्रोत की सबसे पहले बात करें किसमें, हिस्टोरिक टाइम पीरियड में। तो जो पुरातात्विक स्रोत है उसमें भी क्या क्या चीज़ें चलेंगी, पुरातात्विक स्रोत के साक्ष्य कहाँ से कैसे क्या मिलेंगे। एक तो कॉइन्स मिले होंगे, सिक्के, कॉइन्स, सिक्के, किस काल में कौन से सिक्के, किस तरीके से सिक्के यूज़ हुए होंगे। और सेकंड क्या होगा, अभिलेख, एडिक्ट्स, अभिलेख, जो कि इसको भी बांटा गया था। शिलालेख होंगे, स्तंभ लेख होंगे, भित्ति लेख होंगे, गुफा लेख होंगे। शिलालेख यानी कि जो चट्टानों पर लिख दिए होंगे, स्तंभ लेख यानी कि पिलर पर लिखा होगा, पिलर एडिक्ट्स जिनको नाम दिया। भित्ति लेख यानी कि दीवार पर लिखे होंगे, या फिर चौथा पार्ट गुफा लेख यानी कि गुफा में कुछ लेख लिखे होंगे। तो इनको भी हमने 4 पार्ट में बांट दिया। और जो कॉइन्स हैं, अलग अलग राजा महाराजा जो आए होंगे तो उनके अलग अलग टाइम पीरियड में उनकी अलग अलग कुछ ना कुछ करेंसी होंगी, मोहरें होंगी। तो जो मोहरें करेंसी मिली हैं उनके हिसाब से उनके टाइम पीरियड को हम जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यानी कि जो लिखित स्रोत इनके ज़रिए ला सकते हैं और उनको पढ़ा भी जा सकता है। तो इतनी कुछ जानकारी इनसे हम जुटाएंगे। अब कॉइन्स के बारे में बात करें, जो हमारा ऐतिहासिक टाइम पीरियड है, हिस्टोरिक टाइम पीरियड है, इसमें भी हम कॉइन्स के बारे में बात करें। सबसे पहले कॉइन्स, कॉइन्स यानी कि सिक्का, किसके काल में किस तरह का सिक्का चला था। वैसे तो हम सबके टाइम पीरियड जो दिखेंगे उनको डिस्कस करते जाएंगे। तो अब पहले तो हम टाइम पीरियड देख लें। पहले सिंधु घाटी सभ्यता पड़ा, उसके बाद क्या आता है, लगभग मौर्यन चला, मौर्य है नहीं, वैदिक के बाद मौर्य आएगा, मौर्य सभ्यता, मौर्यन। फिर उसके बाद आएंगे यूनानी, यूनानी के बाद फोर्थ कौन रहे हैं, कुषाण, कुषाण जो रूलर हैं, कुषाण, हर्षवर्धन वगैरह, ये कुषाण। फिर हैं फिफ्थ पर हैं गुप्त, गुप्त साम्राज्य। फिर बात करें आगे चल के, इसमें भी गुप्त साम्राज्य बहुत बड़ा रहा है। ये मतलब कि इसके बारे में हम बात करें तो इसको जो गुप्त वंश है ये बहुत टाइम पीरियड तक चला है और इसको गोल्डन एज यानी कि स्वर्ण काल भी कहा जाता है। किसका, मेडिवल नहीं, किसका कहा जाता है, स्वर्ण काल। इसको प्राचीन भारत का स्वर्ण युग भी कहा जाता है, गुप्त डायनेस्टी को। फिर उसके बाद आएगा क्या, सातवाहन, सातवाहन डायनेस्टी। फिर आता है 7th पर, ये आता है हुमायूं वगैरह, जो मुग़ल डायनेस्टी आती है, हुमायूं। फिर शेरशाह, जो हुमायूं को हराते हैं, शेरशाह सूरी जो लॉयन किंग इनको कहा जाता है। फिर यहाँ तक हम सिक्कों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सिक्के हैं, देखिए सिंधु घाटी में किसके सिक्के करते थे, टेराकोटा, है ना, टेराकोटा के सिक्के चलते थे, यानी कि मिट्टी के बने होते थे। और इसको टेराकोटा किनको कहा जाता है, जो मिट्टी को क्या करा जाता है, गर्म करा जाता है, मिट्टी को पकाया जाता है, उसको वर्ड यूज़ किया जाता है टेराकोटा। ये क्वेश्चन बनते हैं, टेराकोटा सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिक्के यूज़ किए गए हैं टेराकोटा। मौर्यकाल, मौर्यकाल में 3 तरह के सिक्के यूज़ किए गए हैं। मौर्यकाल में 3 तरह के सिक्के यूज़ करे गए हैं। एक को कहा गया है आहत, आहत। फिर हैं पंचमार्क, पंचमार्क। थर्ड तरह का सिक्का जो है यहाँ का है पर्ण, इसको पर्ण
कहा गया है। पंचमार्क यानी कि इसको क्या क्यों नाम दिया गया है? 5 धातुओं का यूज़ किया गया है, इसमें 5 धातुओं का यूज़ करके इनको बनाया गया है। पर्ण जो ये थे ये चांदी के सिक्के थे, ठीक है। आहत यानी कि जो कोई सिक्का है मान लीजिए उस पर कोई भी जोर का आहत यानी कि हथौड़ा टाइप का बनाकर एक मोहर स्थापित कर दी जाती थी, उसको आहत बोला जाता है, ठीक है। मौर्य टाइम पर ये 3 सिक्के चलाए गए थे। फिर यूनानी, जो यूनानी हैं इन्होंने जो गोल्ड के सिक्के चलाए थे, यूनानी ने गोल्ड के सिक्के चलाए थे, गोल्ड यानी कि सोने के सिक्के चलाए थे, और इन्हीं को बोला जाता है, यूनानी थे, आए थे इंडिया में, तो इसको क्या बोला जाता है? इंडो ग्रीक, है ना, इंडो ग्रीक इनको बोला जाता है। यूनानियों को इंडो ग्रीक या फिर हिंद यूनानी भी इनको बोला जाता है, हिंद यूनानी। तो इन्होंने कौन से चला दिए? गोल्ड के। अब पूछा जाता है प्योर गोल्ड यानी कि पूरी तरीके से जो गोल्ड है, प्योर गोल्ड का सिक्का किसके द्वारा चलाया गया है? प्योर गोल्ड का सिक्का तो ये चलाए गए हैं कुषाण वंश के द्वारा। प्योर यानी कि सोने के सिक्के चलाए गए हैं, प्योर सोने के सिक्के तो कुषाण वंश में चलाए गए हैं। अब सबसे बाद इससे क्वेश्चन बनता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के चले हैं किसमें? गुप्ता डायनेस्टी में। उसके बाद सोने के सिक्के सर्वाधिक चले हैं, सर्वाधिक सोने के सिक्के चले हैं यानी कि ज़्यादा सोना यूज़ हुआ है, तो उसमें क्या होगा? इम्प्योरिटी आ जाएगी। सर्वाधिक सोने के सिक्के, तो सर्वाधिक सोने के सिक्के चले हैं तो इम्प्योरिटी आ जाएगी, तो इसलिए इसमें जो सोना यूज़ होता है वो अशुद्ध सोना हो जाता है। अशुद्ध सोना यूज़ हो जाता है किसके टाइम पर? अशुद्ध नाम से ही लग रहा है, तो किसके टाइम पर? स्कंदगुप्त जो हैं इनके टाइम पर अशुद्ध सोना यूज़ होता है। अशुद्ध सोना स्कंदगुप्त के टाइम पर यूज़ किया गया। अशुद्ध सोना हुआ उसको प्योर तो कर नहीं सकते हैं, तो इन क्या चलाए गए? सिल्वर कॉइन चलाए गए, सिल्वर के सिक्के चलाए गए, शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए गए थे, है ना, शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए गए थे। किसके टाइम पर? चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर। चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम पर सिक्के के चलाए गए थे, चांदी के, सिल्वर कॉइन के, शुद्ध चांदी के सिक्के चलाए गए थे। फिर मयूर शैली के सिक्के चलाए गए थे जिन पर कि मोर बना रहता था, ये किसके टाइम पर? जो समुद्रगुप्त थे उनके टाइम पर। और फिर कौड़ी चलाई गई थी इनके टाइम पर, ये भी बनता है कौड़ी। कौड़ी जो आपने देखा होगा शंख टाइप के जो रहते हैं उनको कौड़ी बोला जाता है। तो ये भी गुप्त वंश के टाइम पर, जब गुप्त वंश डिक्लाइन हो रहा था तो कौड़ी के सिक्के चलाए गए थे। फिर बात करें सातवाहन डायनेस्टी की, तो यहाँ पर शीशे के सिक्के चलाए गए थे। हुमायूं, जब हुमायूं को शेरशाह सूरी ने हराया था तो उस टाइम पर क्या हुआ था? ये युद्ध जो हुआ था वो था बरसात का टाइम। हुमायूं के पास सेना काफ़ी अच्छी थी, इनके पास इनकी ताकत जो थी क्या थी? उस टाइम पर तोपें हुआ करती थी। जो हिंदुस्तान के राजा महाराजा हुआ करते थे उनके पास सेनाएं हुआ करती थी, हाथी घोड़े, ये मान लीजिए। पर जो हुमायूं था उसके पास क्या था? तोप थी। तो तोप से आदमी तो लड़ नहीं सकता है, तो इसीलिए जो बाबर और हुमायूं थे, उनके बेटे हुमायूं बाबर के, तो इनके पास जो सेना थी किसकी थी? सेना थी इनके पास तोपों की ताकत थी। तो जो बारिश में युद्ध हुआ था, जो शेरशाह सूरी लड़े थे, हुमायूं को हराया था, तो वो बारिश में लड़े थे। और ये मगध साइड का एरिया था, तो यहाँ पर यदि हम देखें मगध साइड का एरिया था, ये मगध साइड का एरिया देखें हम, तो यहाँ पर कुछ एरिया था, तो यहाँ पर गंगा रिवर है ना, गंगा रिवर है। तो ये जो हुमायूं हैं ये अल्टीमेटली क्या थे? फादर की जो चीज़ें बनाई हुई थी उसी पर राज कर रहे थे, तो ज़्यादा चीज़ें कुछ जानते नहीं थे। तो ये क्या किए, जो बारिश हुई तो बारिश में वैसे ही तो गंगा का बहाव ज़्यादा तेज़ हो जाता है, तो ये इससे दूर ना भागकर इसकी तरफ ही भागे, इसमें कूद गए। तो इनको बचाया भी किसी जो मछुआरा टाइप का था जिसका नाम था सियाउद्दीन। तो इसीलिए इन्होंने क्या किया, एक दिन के लिए एक को राजा बनाया और उसने ज़्यादा कुछ तो कर नहीं सकता था, उसने क्या करवाया? चमड़े के सिक्के चलवाए। चमड़े के सिक्के किसने? सियाउद्दीन, हुमायूं के टाइम पीरियड पर था। फिर आ जाते हैं शेरशाह सूरी। तो शेरशाह सूरी ये हैं कहाँ के? ये बिहार साइड के हैं। तो ये दाम, इन्होंने 3 तरह के सिक्के चलाए। गरीबों के लिए दाम,
गरीब जो थे उनके वो यूज़ करते थे दाम का रुपया यूज़ करते थे जो मीडियम लोग थे, मीडियम क्लास फैमिली थी। और असरफी जो सोने के हुआ करते थे, सोने की असरफियाँ होती हैं, सोने की हुआ करती थी, तो वो चलवाएं अमीर लोगों के लिए। तो इन्होंने 3 तरह से बनाया। दाम जो हमने बोलते हैं ना, क्या दाम का चीज़ हुआ है, सबसे ज़्यादा यूज़ होता है ये बिहार साइड में भी, हम लोग भी करते हैं। जो दाम का यूज़ होता है कि तो किसी भी वस्तु को आज भी खरीदने जाते हैं तो दाम पूछते हैं हम, किसका कितना दाम है। तो दाम पहले करेंसी हुआ करती थी शेर शाह सूरी के टाइम पर। इन्होंने गरीबों के लिए यूज़ कराया था। किसका था ये? तांबा का बना हुआ था। जो मीडियम क्लास फैमिली थी उसके लिए चांदी का यूज़ करवाया, और जो अमीर थे उन्होंने सोने का सिक्का, जिनको अशरफिया बोला जाता है, इनका यूज़ करवाया। तो अब बात करें, इसको आपको याद हो गया होगा। देखिए आप इसको याद करिए, और ये जो सिक्के हैं सारे चलाए गए हैं उनको भी आपको याद रखना है। सिक्के देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, उसके बाद मौर्यन की बात की हमने, मौर्य जो काल जाएगा, उसके बाद यूनानी आएंगे, यूनानी के बाद बात की कुषाण के बाद क्या बात किया था? गुप्त वंश, जिन्होंने काफ़ी टाइम तक राज किया है, गुप्त साम्राज्य। फिर आता है सातवाहन के बाद हैं कौन? हुमायूं। और हुमायूं के बाद आते हैं कौन? शेर शाह सूरी, जिनको लॉयन किंग ऑफ इंडिया बोला जाता है। ठीक है। सिंध जो है, इन्होंने टेराकोटा, रिवाइज कर लीजिए आप, क्वेश्चन बनते हैं टेराकोटा। मौर्यन जो हैं, इन्होंने सिंध में टेराकोटा यानी कि मिट्टी की जो बनी थी। फिर जो मौर्यन है, इन्होंने 3 टाइप का बनाया, जिसमें पहला हुआ आहत, फिर पंचमार्क, और तीसरा कौन सा था? पर्ण इसको बोला गया। आहत, पंचमार्क और पर्ण। यूनानी ने सोने का सिक्का चलाया, और जो शुद्ध सोने के सिक्के चलाए, किसने चलाए? प्योर गोल्ड के चलाए, वो किसने चलाए? कुषाण ने। गुप्त में क्या हुआ? सर्वाधिक सोने के सिक्के चले, तो इसमें अशुद्धियाँ आई, अशुद्धियों को दूर नहीं किया जा सका, तो सिल्वर कॉइन चलाया। सिल्वर कॉइन के बाद मयूर शैली के जो सिक्के थे उनको चलाया, और मयूर शैली यानी कि जो मोर का निशान बना हुआ था, मयूर शैली के सिक्के चलाए। और उसके बाद कौड़ी जो है वो भी इन्हीं के टाइम पीरियड में चली, कौड़ी। फिर सातवाहन में शीशे के सिक्के, नाम से सात से शीशे और सात से सातवाहन। हुमायूं के टाइम पर चमड़े के सिक्के चलाए गए, और शेर शाह सूरी के टाइम पर इन्होंने 3 तरीके के सिक्का अलग अलग लोगों के लिए चलाए। दाम गरीबों के लिए, जो तांबे का बना था। फिर रुपया चलाया किसके? मिडिल क्लास फैमिली के लिए, जो किसका? चांदी का बना रहता था। दाम तांबे का, रुपया चांदी का, और फिर असरफी जो सोने का बना हुआ रहता था। अब जो सिक्के हैं, इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? ये भी क्वेश्चन बनता है। इनके अध्ययन को कहा जाता है न्यूमेस्मेटिक। इनके अध्ययन को क्या कहा जाता है? न्यूमेस्मेटिक। ये बार बार शब्द मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि बार बार यूज़ करने से आपको याद हो जाए। न्यूमेस्मेटिक कहा जाता है किसको? सिक्कों के अध्ययन को कहा जाता है न्यूमेस्मेटिक। और भारत में अभिलेख लिखना चालू कब हुआ था? हमने बात की एक कॉइन्स के बारे में। कॉइन्स के बाद भारत में अभिलेख लिखना चालू कब हुआ था? जो अशोक आए थे, अशोक भारत के ग्रेट किंग थे, अशोक के टाइम पीरियड से अभिलेखों का स्टार्ट हुआ था। अभिलेख में भी कौन कौन से अभिलेख थे? शिलालेख, जो शिलाओं पर लिखे गए। फिर उसके बाद स्तंभ लेख, जो पिलर वगैरह हैं इन पर लिखे गए। फिर भित्ति लेख दीवारों पर लिखे गए, और गुफा लेख, गुफाओं में लिखे गए गुफा लेख। ये अभिलेख के टाइप हैं जो अशोक से स्टार्ट हुए थे, अभिलेख के टाइप। तो ये भी आपको याद रखना है। अब इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे? जो विदेशी यात्री हैं उनका विवरण कैसे क्या आता है। तो आपको ये सब याद रखना है। जो सिक्के आए हैं उनके बारे में आपको याद रखना है। तो आज का लेक्चर हम यहीं पर फिनिश करते हैं। आपको ये सब चीज़ें रिवाइज करनी है, अच्छे से याद करनी है। कौन सा तरह का सिक्का
किस टाइम पीरियड में चलाया गया था। इनसे क्वेश्चन बनते हैं। प्योर सोने का सिक्का किस टाइम पीरियड में आया था, तो ये कुषाण में आए थे। सबसे पहले सोने का सिक्का यूनानी ने बनाया था। गुप्त वंश में चांदी के सिक्के आए थे। सर्वाधिक सोने के सिक्के यूज़ हुए थे, उससे क्या हुआ था, अशुद्ध सोना यूज़ होने लग गया था। किसके टाइम पीरियड पर, स्कंदगुप्त के टाइम पर। फिर सिल्वर कॉइन चलाए थे किसने, चंद्रगुप्त द्वितीय ने। मयूर शैली के सिक्के किसने चलाए थे, समुद्रगुप्त ने। कौड़ी का सिक्का भी गुप्त वंश में ही यूज़ हुआ था, जो डिक्लाइन टाइम पीरियड इनका चल रहा था। सातवाहन में शीशे के सिक्के चलाए गए। हुमायूं के टाइम पर चमड़े के सिक्के हमने देखा। इसके पीछे कहानी क्या रही थी। शेर शाह के टाइम पर 3 तरह के लोगों के लिए अलग अलग तरह के सिक्के चलाए गए। दाम गरीबों के लिए जो तांबे का बना रहता था। रुपया मिडिल क्लास फैमिली जो चांदी का था। अशरफी अमीर वर्ग के लोगों को जो सोने का था। तो ये सब हमको याद रखने हैं, इनसे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। आज का लेक्चर यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू। साथ ही में आप लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी करें आप वीडियो को। थैंक यू।